वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग इन सब को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इन सब पर आधारित एनसीईआरटी के प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए एनसीईआरटी, और इसमें आप देखिए जो अभ्यास प्रश्न आपका दिया गया है वो प्रश्न संख्या 1.1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए 1.1 प्रश्न आप देखिएगा और इसका हम लोग सलूशन देंगे। प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसी हिसाब से इसका हल देते हैं। 1.1 देखते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो 30 सेंटीमीटर दूरी आर हमारा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम इन पर आवेश का मान है। तो Q1 कितना लिखा हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। Q2 आपका कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, इनके बीच लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। तो बल की गणना करनी है तो कूलाम का नियम लगाते हैं। F इक्वल्स टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 इसका मान 9 इंटू 10⁻9 हो गया। Q1 हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻7। Q2 हो गया 3 इंटू 10⁻7 और बाई आर का मान ये है हमारा 30 इंटू 10⁻2 और इसका स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। ये 9 हो गया इंटू 2 और 3 इसका गुणा 6 लिख दिया इंटू 10⁻7 -14 और 9 इसमें से प्लस है तो घट गया। तो 14 में से 9 निकाल दीजिए। 9 5 14 -5 हो गया बाई 30 तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 10 के कारण इसका वर्ग हो गया 10⁻2 इंटू 10⁻2 का वर्ग तो 10⁻4 हो गया। यहाँ 9 से 9 ये कैंसिल हो गया और इस तरह से देखते हैं 6 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड 10⁻2 और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻2 तो 10⁻2 ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 इंटू 10⁻5 और +2 ये आपका घट गया कितना हो गया 6 इंटू 10⁻3 और यफ है बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन। अब देखिए चूँकि ये जो गोले थे आपके Q1 और Q2 इस पर आवेश दोनों पर समान है। समान आवेश होने के कारण ये कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल होगा। अगला देखते हैं 1.2 है हमारा 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो इसमें ए ज्ञात करना है। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, बी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो 1.2 देखते हैं।
1.2 है हमारा। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश है, तो Q का मान कितना है? 0.4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम है तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया कूलाम। किसी एक छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। एक आवेश ये है, एक कोई दूसरा आवेश है, जिसके कारण जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है? 0.2 न्यूटन। तो F हो गया हमारा 0.2 न्यूटन, इतना बल लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो, देखिए ये भी दिया गया है 0.8 माइक्रो कूलाम है, इसको भी बदल लेते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो अब आपको ज्ञात करना है, आपको पहला क्या ज्ञात करना है? दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, पहला आपको R ज्ञात करना है। फिर B आपको क्या ज्ञात करना है? B वाला दिया गया है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, इस पर ये आपको बल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम दूरी ज्ञात करते हैं। हमारा सूत्र हो गया कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल्स टू बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपको बल दिया गया है 0.2 न्यूटन, तो हमको ज्ञात क्या करना है? ये R ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग पहले R ही निकाल लेते हैं। देखिए R स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, ये हो गया हमारा F। 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 हो गया। Q1 हो गया हमारा 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 हो गया, ये मान दिया गया है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड F का मान दिया गया है 0.2 या 0.2। देखिए 0.2 से हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो गया 4, ये हुआ हमारा 9 इंटू, अगर ये दशमलव हम हटा देते हैं तो ये 10⁻8 हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा 10⁻8, फिर इंटू 4, फिर इंटू यहाँ भी आपका है 4, फिर देखिए 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁻6। ये R स्क्वायर की वैल्यू है। एक्चुअली R की जो वैल्यू होगी वो इनके वर्गमूल के बराबर होगा। तो 9 का वर्गमूल हम 3 लिख देते हैं, 10⁸ का वर्गमूल हो गया 10⁴, 4 2 बार है तो 1 बार हो गया, ये इसका वर्गमूल हो गया। ऐसे ही 10⁻⁻6 ये 2 बार है तो 10⁻⁻6 हमने 1 बार ले लिया, और ये हो गया 4 3 12 इंटू 10⁻⁻2। तो R हो गया हमारा 12 इंटू 10⁻⁻2। ये किस में आया? आपका मीटर में। तो सेंटीमीटर में यदि हम वैल्यू देना चाहें तो हमारा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो पहला हमको R ज्ञात करना था, दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अच्छा B देखिए F ज्ञात करना है। तो एक गोला, जैसे एक ये है और एक ये गोला है, और इनके बीच जैसे दोनों पर धनावेश ही है, तो जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाएगा। दोनों पर आवेश भले अलग अलग हैं लेकिन लगने वाला बल एक दूसरे पर उतना ही होगा। तो अगर विपरीत हैं तो आकर्षण होगा, और अगर समान है तो प्रतिकर्षण होगा। यहाँ कैसा है? दोनों पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण आवेश ज्ञात करना है, और
यहाँ आवेश का तो ये नहीं दिया है कि विपरीत हैं। अगर विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल लगेगा और उतना ही लगेगा, और अगर समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बी वाला जो हमारा मान आएगा वो क्या होगा कि 0.2 न्यूटन, इसी न्यूटन का ही बल लगेगा। यदि गोलों पर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि गोलों पर आवेश जो है विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। 1.3 है आपका, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बाई कैपिटल GME/MP ये विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो इसमें आपको ज्ञात करना है, देखिए 1.3 लेते हैं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, ये जांच द्वारा सुनिश्चित करना है, ke² बाई कैपिटल GME और MP ये विमाहीन है। इसको हमें दिखाना है कि ये विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात करना है, और इस अनुपात का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगेगा तभी आपका कैपिटल G आएगा। तो इसके हल में ये देखते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम Fg से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल लिखना चाहें, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कैपिटल G m1 m2 तो me हो गया, mp हो गया और बाई r² हो गया। और इसी तरह से कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा ये कितना हो गया, ये k लिख दिया, और आवेश का मान, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी E और प्रोटॉन का भी आवेश E बाई r²। अब देखते हैं, इनका अनुपात ले लेते हैं Fe और बाई Fg। Fe बाई Fg अगर ले लेते हैं तो देखिए r² से कैंसिल हो जाएगा, आपका ke² आ गया, ये हो गया आपका ke², और बाई नीचे क्या बचेगा आपका कैपिटल G me और mp। तो यहाँ आप देखते हैं कि यह भी आपका बल है और ये भी बल है, दोनों ही न्यूटन है, इसलिए यह एक विमाहीन राशि हो गई। दोनों का खाली आनुपातिक मान है, इसलिए यहीं ये विमाहीन राशि हो गई। अब अगर हम यदि इनके मान को लिख करके हल करना चाहें तो k का मान हो गया 9 × 10⁹ और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका ये वर्ग हो गया, बाई कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11, ये इसका मान हो गया, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये हो गया 9.1 × 10⁻31, ये किलोग्राम हो गया। और mp मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 × 10⁻27। अब इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये मान लगभग आना चाहिए 2.3 × 10⁻39, और ये खाली एक अनुपात है,
यह समान दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है और यह एक विमाहीन राशि होगा। अगला देखते हैं इसी क्रम में 1.4 है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? बी, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? देखिए ये तो थियरी है, आप देखिए 1.4 का आपका ए है। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा यह केवल पूर्णांक संख्याओं द्वारा होता है। जैसे जो आवेश होगा वो E, 2E, 3E, 4E इस रूप में होगा। ये आपका 1.4 का था। आवेश ये E, 2E, 3E है ना, इस तरह से होगा। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। इसका बी पार्ट था, बी पार्ट है आपका कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये बहुत कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो वस्तु के कुल आवेश की उपेक्षा कर दिया जाता है या हटा दिया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता प्रतीत होता है, न कि विविक्त रूप में। अतः आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा ये प्रतीत होती है। इसी क्रम में हमारा 1.5 है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ है और उसको रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा 1.5। जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम पर जो कुल आवेश हुआ, ये कुल आवेश हमारा हो गया 0। रगड़ने के बाद जो कांच की छड़ है, रगड़ने के बाद कांच की छड़, इस कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ गया? इस पर धनावेश आ गया। कांच की छड़ पर धनावेश आ गया। और रेशम का जो टुकड़ा है, इस रेशम के टुकड़े पर उतना ही ऋणावेश आया। जितना आवेश का ये धनात्मक मान होगा उतना ही रेशम के टुकड़े पर ऋणात्मक मान आएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल आवेश हमारा कितना होगा? जितना मान इस पर धनावेश उतना ही मान इस पर ऋणावेश। तो अब भी रगड़ने के बाद भी कुल आवेश जो होगा, ये कुल आवेश का मान कितना होगा? अगर ये आपका जितना धनावेश है ये उतना ही ऋणावेश है तो आपका कुल मान ये 0 होगा। तो इस तरह से यह आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है, आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। 1.5 ये था आपका। 1.6 है, 4 बिंदु आवेश Q1, QA, QB इस तरह से ये दिए गए हैं। ये 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। आइए देखते हैं
ये अगला सवाल है हमारा। ध्यान से ऐसे पढ़ते रहिए, बहुत आसानी के साथ ये न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आ जाएंगे। न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, बस इन्हें केवल समझने की आवश्यकता होती है। 1.6 है आपके, 4 आवेश हैं, तो ये एक वर्ग है, एक वर्ग बना लेते हैं। ये वर्ग हो गया हमारा। मान लिया कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी ये वर्ग है। जहाँ क्यू ए का मान है, यहाँ जो आवेश रखा हुआ है, इस आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम। ऐसे क्यू बी, बी पर जो आवेश है इसका मान है -5 माइक्रोकूलाम। कितना? -5 माइक्रोकूलाम। सी पर जो आवेश है, सी पर आवेश है आपका क्यू सी, ये 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम ये है। ऐसे डी पर जो आवेश का मान है ये -5 माइक्रोकूलाम है, ये भी आपका है -5 माइक्रोकूलाम। इस तरह से ये आवेश के मान हो गए। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर अवस्थित हैं। ये इस वर्ग की जो भुजा है ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? लगने वाला बल कितना है? वर्ग के केंद्र पर, ये आपका वर्ग का केंद्र हो गया। चलिए, ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु वर्ग का केंद्र हो गया। और यहाँ कितना आवेश रखा हुआ है? 1 कूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम यहाँ आवेश रखा हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है? ओ पर रखे आवेश पर नेट बल कितना है। अब आप देखिए, इस ओ पर धनावेश है, तो धनावेश के कारण ए पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये आपका जो प्रतिकर्षण बल होगा ये इसे इस दिशा में ले जाना चाहेगा। डायरेक्शन समझ लेते हैं पहले। ये आपका एफ ए होगा। देखिए, ये और ये धनात्मक, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो एफ ए ये बाहर की तरफ होगा। ऐसे आपका देखिए सी भी, ये भी धनात्मक है, धनावेश ये भी है, और आपका 1 कूलाम आवेश ये भी धनात्मक है, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आवेश का डायरेक्शन ये होगा, ये आपका एफ सी होगा, ये एफ सी हो गया। अब देखते हैं बी और डी के लिए। तो बी हमारा ऋणावेश है और केंद्र पर जो आवेश है ये धनावेश है। केंद्र ओ हम अगर मान लेते हैं तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? अब आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये जो बल होगा, ये बल हमारा क्या होगा? एफ बी होगा। ये बल होगा हमारा एफ बी। ऐसे ही ओ और डी के बीच भी विपरीत प्रकार के आवेश हैं, और इनके कारण भी जो एफ डी कार्य करेगा वो एफ डी क्या होगा? ये भी आकर्षण बल होगा। तो आपका एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी ये कैसे बल होंगे? ये प्रतिकर्षण बल होंगे। और एफ बी और एफ डी ये कैसे बल होंगे? ये आकर्षण बल होंगे। अब देखिए, चूंकि वर्ग है तो इनकी जो दूरियां होंगी केंद्र से, ए की, बी की, सी की और डी की, ये सभी दूरियां बराबर होंगी। और केंद्र ओ पर लगने वाला नेट बल, ओ पर नेट बल, ओ पर जो नेट बल होगा, अगर हम F लिखते हैं इसको, तो ये इन सभी बलों के योग के बराबर होगा। मतलब एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी और प्लस एफ डी, सब वेक्टर फॉर्म में कर दिया जाए, ये हो गया। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि आपका एफ सी और एफ ए ये बराबर बल होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, परंतु जो एफ ए का मान है
वेक्टर एफ ए, ये है हमारा माइनस वेक्टर एफ सी। और इसी तरह से जो हमारा एफ बी है, एफ बी ये एफ डी के विपरीत दिशा में है और बराबर है, तो एफ बी इक्वल्स टू बी माइनस एफ डी। इन मानों को यहाँ रख देते हैं। इस तरह से ओ पर लगने वाला नेट बल एफ इक्वल्स टू बी एफ ए लिख दिया हमने। चलो एफ ए की जगह पे लिख दिया हमने माइनस एफ सी, और प्लस एफ बी की जगह पे लिख दिया माइनस एफ डी, और प्लस ये आपका एफ सी हुआ और ये आपका एफ डी हुआ। तो इस तरह से ये और ये कैंसिल हो गए, एफ डी कैंसिल हो गया, और इस तरह से कुल आवेश का मान कितना हो गया, 0। तो इस तरह से कुल आवेश का मान आपका 0 हुआ। इस क्रम में 1.7 देखते हैं। 1.7 का हल हमारा क्या है। 1.7 का ए है, इसमें 2 है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा पर एक सतत वक्र होती है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखा का टूटना उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है, और चूंकि यह एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है, एक सतत रेखा है, इसलिए वो एकाएक किसी स्थान पर टूट नहीं सकता। तो ये आपका ए वाला पार्ट था। कॉन्टिन्यूअस चूंकि है तो इसलिए वो टूट नहीं सकता है। बी वाला पार्ट है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो बी वाला पार्ट देखिए, यदि बल रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर बल रेखाओं की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। जैसे एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है और दो बल रेखाएं, जैसे ये बल रेखा हुआ, ये बल रेखा हुआ, ये यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यहाँ, एक स्पर्श रेखा यहाँ, तो इस तरह से ये दो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये संभव नहीं होता है। इस क्रम में हम अपना 1.8 देखते हैं। दो बिंदु आवेश QA QB ये निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 1.8, दो बिंदु आवेश QA और QB। तो चलिए लेते हैं, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं कि A हो गया बिंदु और ये हो गया हमारा B बिंदु। यहाँ QA का मान दिया गया है, QA ये है 3 माइक्रो कूलाम, और QB आपका दिया गया है, QB ये है हमारा -3 माइक्रो कूलाम। दोनों विपरीत आवेश हैं और निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। पहला A वाला हमें ज्ञात करना है। इस A और B ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा, ये रेखा हमने मिला दिया,
इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु मान लिया कोई Q0 आवेश हमने लिया मध्य बिंदु O पर, यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस परीक्षण आवेश Q0 के कारण ये QA के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, प्लस है तो बाहर की ओर होगा, ये EA हुआ, इसका डायरेक्शन ये होगा, मतलब अगर यहाँ हम लिखेंगे तो ये डायरेक्शन होगा। तो चलिए हम A पर ही लिख दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन A से O की ओर होगा। ऐसे ही B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका इस Q बिंदु पर जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, मतलब O से B की ओर होगा, ये हमारा EB होगा, ये EB हो गया। अब देखते हैं कि O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा कितना है। तो O बिंदु का मतलब हुआ कि O से A की जो बीच की दूरी ये दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर, और ऐसे ही 10 सेंटीमीटर O से B के बीच की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर आपका ये भी हो गया। तो ये हम दर्शा दिए 10 सेंटीमीटर ये हो गया। अब EA हम ज्ञात करते हैं। EA का मतलब हुआ कि QA आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, QA आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र। तो लिख देते हैं QA आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र EA। तो EA हमारा क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लगा दें, ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA बाई R स्क्वायर, R यहाँ कितना है A से O के बीच की दूरी AO स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या होगी O से B की ओर, O से B की ओर, ये डायरेक्शन भी हम लोग लिख दिए, O से B की ओर। यहाँ दिखाया भी गया है कि O से B की ओर, या ऐसे लिख सकते हैं A से B की ओर, दोनों हम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखें। ये हो गया 9 × 10⁹ और QA ये 3 माइक्रोकूलम, हमारा 3 × 10⁻⁶ 3 माइक्रोकूलम, और बाई OA तो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें 10⁻², और इसका वर्ग हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁶, और बाई ये हो गया 10⁻⁻⁴ और -1 का वर्ग, तो 10⁻²। कितना हो गया 9 × 27 27 हो गया, ये ऊपर चला गया तो यहाँ हो गया आपका 10⁻⁻⁴, और -4 इसमें से निकल गया, तो 10⁻, ये हो गया 5, तो 27 × 10⁵ ये न्यूटन पर कूलाम हो गया। ऐसे ही EB हम काउंट कर लेते हैं। तो EB भी, इसका भी डायरेक्शन O से B की ओर होगा। EB भी हमारा कितना आएगा, EB हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB बाई, ये भी हमारा हुआ OB स्क्वायर या BO स्क्वायर, जो भी हम लिख दें। और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इसका भी डायरेक्शन हुआ हमारा O से B की अनुदिश, ये भी होगा हमारा O से B की ओर या अनुदिश। मान आप ज्ञात करेंगे तो ये देखिए 9 × 10⁹ वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, फिर सीधे लिख दे रहे हैं 9 × 10⁹ हो गया। QB का मान आपका माइनस के कारण ही डायरेक्शन आपका ये बता रहा है, तो 3 × 10⁻⁻⁶ बाई 10 और इंटू 10⁻⁻2 और इसका वर्ग आप कैलकुलेट करेंगे, यही वैल्यू आनी है
27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। अब ओ पर आपका नेट वैद्युत क्षेत्र, ओ पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र अगर हम ई लिखें, वेक्टर ई, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे। हम लिख सकते हैं वेक्टर ई ए और प्लस वेक्टर ई बी, ये दोनों आप जोड़ दीजिए। ई ए का भी मान उतना ही है 2.7 इंटू 10⁶ और प्लस ये भी है आपका 2.7 इंटू 10⁶। तो ये मान आपका कितना हो गया 5.7714 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। और डायरेक्शन क्या हो गया, ओ से बी की ओर, मतलब ओ बी के अनुदिश। ये आपका ए वाला पार्ट था। इसी में बी पार्ट है, यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु ओ पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। इस पर बल का मान अब की बार ज्ञात करना है। तो देखिए, आप वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल ही चुके हैं। तो परीक्षण आवेश, ये कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश हो तो बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ई का मान आया है वो हमारा 5.4 इंटू 10⁶ है। ऐसे ही देखिए, अगर बी वाला पार्ट है, इसका बी पार्ट, अगर ये जो परीक्षण आवेश Q0, ये जो Q0 है, ये Q0 परीक्षण आवेश ये ऋणात्मक ले लिया जाए और कितना 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, इतना ऋणावेश ले लिया जाए, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, बल का अनुभव क्या होगा। तो जैसे हम सूत्र लिखते हैं ना, E बराबर F/Q0, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, F बराबर E इंटू Q0। यहाँ मान रख देते हैं, दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है, E और F ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो बल भी आपका वेक्टर की F की दिशा और E की दिशा ये वही होगी। और चूँकि अब यहाँ माइनस ले लिया गया है, परीक्षण आवेश आपका माइनस ले लिया गया है, तो दिशा आपका बदल जाएगा। कैसे बदल रहा है ये आप देखिए, हम लिख सकते हैं वेक्टर F, ये देखिए वेक्टर E, वेक्टर E का जो डायरेक्शन है और मान है वो क्या है आपका 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन। कैसा है, ओ से बी की ओर। अभी डायरेक्शन भी हम समझ जाएंगे क्यों बदला और कैसे बदला। और फिर इंटू हमने लिख दिया, और Q0 हमारा कितना हो गया, माइनस में हो गया है ना। Q0 का मान ये माइनस में है, Q0 हमारा ऋणात्मक आवेश है, तो यहाँ माइनस हमने नहीं लिखा, -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कितना कूलाम ये ऋणावेश है। तो ऋणावेश के कारण डायरेक्शन देखिए बदल जाएगा। अब 5.4 में 1.5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 75 और 5 20 और 1 21, ये हो गया 15 चौका 60 शून्य 6, 15 पचे 75, अच्छा 75 5 80 और 1 81, ये 81 हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। और O से B की ओर डायरेक्शन था, माइनस है, इसका मतलब अब B से O की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब माइनस हम हटाएंगे तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, इंटू
एक मिनट, इंटू 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर छूट रहा है, -9 और 6 कितना हो गया, -3, इतना न्यूटन। और डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, बी से ओ की ओर, बी से ओ की ओर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। और बी से ओ की ओर, बी से ओ की ओर मतलब हम ओ से ए की ओर भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन आप ऐसे भी दे सकते हैं, ओ से ए, वेक्टर ओ ई की दिशा में। तो माइनस होने के कारण, परीक्षण आवेश माइनस होने के कारण आपका डायरेक्शन ये बदल गया। 1.9 देखते हैं। किसी निकाय में दो आवेश QA तथा QB, ये कुछ दूरी पर नहीं, दो बिंदु आवेश ये अवस्थित हैं। निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना। हम देखते हैं इसको। वन पॉइंट नाइन का हल है। किसी निकाय में दो आवेश QA और QB ये किसी पॉइंट पर स्थित है। ये पॉइंट आपको दिया गया है, देखिए QA का मान दिया गया है और इसका पॉइंट दिया गया है, बिंदु आपका दिया गया है A, 0 0 -15, मतलब 3 डायरेक्शनल है। तो फिगर इसका 3 डायरेक्शन में बना के आपको बताते हैं। ये देखिए 3 डायरेक्शन में फिगर हो गया। ये डायरेक्शन अगर x ले लिया, ये डायरेक्शन y ले लिया और ये डायरेक्शन आपका z ले लिया, तो देखिए A जो बिंदु है वो कहाँ है, 0 0, तो ये आपका मूल बिंदु हो गया, 0 0 हो गया। और -15 का मतलब कि z ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो -15 मान लेते हैं कि अगर यहाँ कोई बिंदु, ये आपका A है, तो A बिंदु ये आपका क्या हो गया, 0 0 और -15, ये हो गया, मतलब ये z डैश डायरेक्शन हो गया। यहाँ जो आवेश स्थित है वो QA है और QA का जो मान है वो कितना है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम है। और QB ये भी स्थित है B पॉइंट पर, 0 0 +15, तो 0 0 +15 का मतलब हुआ कि ये Z डायरेक्शन में होगा, ये आपका B होगा पॉइंट, और ये हो गया 0 0 और 15, 0 0 15 हुआ। और QB का जो मान होगा यहाँ आपका QB, ये QB आपका है -2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम। ये दोनों एक निकाय बना रहे हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो निकाय का कुल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बने, आप देखिए, ये A बिंदु पर धनावेश उतना ही, और अल्प दूरी पर ये B बिंदु पर उतना ही ऋणावेश है। तो अल्प दूरी पर धनावेश और ऋणावेश स्थित हैं। इस तरह से ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहा है। और वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो बन रहा है, इस निकाय का कुल आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, ये कुल आवेश अगर Q है तो QA और प्लस QB हम लेते हैं। QA का मान उतना ही धनात्मक में 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, और QB का मान उतना ही ऋणात्मक में -2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7। और इस तरह से कुल आवेश का मान कितना हो गया, 0। तो ये कुल आवेश का मान 0 हो गया। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है, निकाय का
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, P से, और P बराबर कितना होता है 2QL, जहाँ आपका Q हो गया आवेश का मान, तो आवेश का मान हमारा कितना हो गया, यहाँ माइनस से नहीं मतलब है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और 2L ये आपकी इन बिंदुओं के बीच की दूरी हुई, तो 2L जैसे हमको ज्ञात करना है, 2L का मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी आपकी AB हुई, AB आपके बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 15 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर क्या जो भी आप दिया गया सेंटीमीटर में ही दिया गया है, 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर आपका इधर, तो कुल कितना हो गया हमारा 15 ये 30 सेंटीमीटर, आवेश ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर में हमने कर दिया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 तियाँ आपका हो गया 75, और इंटू 10⁻⁻7 और 2 9, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर, ये हो गया आपका कूलाम और मीटर, इसे हम लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, दिशा A से B की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर, जो डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा, तो इसका मतलब जेड अक्ष के अनुदिश, ठीक है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जो डायरेक्शन होगा ये निगेटिव से आपका पॉजिटिव आवेश की ओर, आवेश की ओर हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, इसका मतलब जो जेड अक्ष है उस जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 1.10 ये सवाल देखते हैं, ये सवाल होगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए। ये देखते हैं, सवाल बहुत आसान से हैं। 1.10 हम इसको समझ सकते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं, P हो गया 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। यह कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र हमको कितना दिया गया है, E का मान 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, थीटा हमारा कितना हो गया 30 अंश पर संरेखित है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, टाउ, बल आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, टाउ से, टाउ का मान हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र हम लगा देते हैं, टाउ बराबर क्या होता है हमारा PE साइन थीटा। अगर हम फिगर दिखाना चाहें तो देखिए ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ये E हुआ, और E वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से ये संरेखित है, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन हुआ यही आपका थीटा है, ये आप 30 अंश हो गया। ऐसे ही हम दिखाना अगर चाहें, ये आपका -Q हो गया और ये आपका +Q हो गया, लेकिन फिगर से कोई मतलब नहीं है, हम सीधे लगा सकते हैं। टाउ बराबर होता है हमारा PE साइन थीटा,
P का मान हो गया 4 इंटू 10⁻⁹, E हो गया हमारा 5 इंटू 10⁴, और साइन थीटा तो साइन हो गया 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 4 इंटू 10⁻⁹ और 4 -5 हो गया, इंटू 5 और इंटू 1/2, इसको कैंसिल कर दें, यहाँ 2 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, इंटू 10⁻⁻5 हुआ, कितना हुआ 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर। तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर इतना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 1.11 ये है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऋणावेश से आवेशित पाया गया कितना, ये देखते हैं 1.11 इसका हल है। आवेश का मान हो गया, Q का जो मान हो गया, ये टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का स्थानांतरण भी होता है। तो ये देखते हैं, ये ऋणावेश से आवेशित है। पॉलीथीन जो है ये क्या हो गया, नहीं ऊन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, अच्छा ऊन भी है और पॉलीथीन भी है, तो पॉलीथीन के टुकड़े पर ये ऋणावेश है। तो ऋणावेश होना ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये ऊन से पॉलीथीन में गए हैं, ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होगा, ऊन से पॉलीथीन में, पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे, तभी पॉलीथीन पर ये ऋणावेश होगा। अब Q बराबर Ne, हम सूत्र जानते हैं, Q बराबर Ne, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से देख लेते हैं। N बराबर हो गया आपका Q/E, Q का मान हो गया -3, तो यहाँ माइनस से अब कोई मतलब है नहीं, हमने ये बता दिया कि ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गए हैं। 3 इंटू 10⁻⁻7 और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इस पर इतना ऋणावेश हो गया। तो इस तरह से ये हम पाएंगे कि 1.875 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन ये गए हैं। अच्छा, ऊन से चूँकि पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉलीथीन का जो द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा होगा, पॉलीथीन में उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ। तो ऊन से, ये बी पार्ट होगा आपका, ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित द्रव्यमान, स्थानांतरित द्रव्यमान, ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के ही द्रव्यमान के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितने इलेक्ट्रॉन ये स्थानांतरित हुए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 1.875 इंटू 10⁻12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31, ये किलोग्राम में आपकी वैल्यू आएगी। और इसे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी 1.71 और इंटू 10⁻18, ये किलोग्राम हो गया। इसी क्रम में 1.12 देखते हैं। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक्कृत आवेश 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है।
गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए तथा बी की त्रिज्याएं ये नगण्य मानी जाएं। और बी इसमें है, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये बल का मान ज्ञात करना है। तो अगला देखते हैं। वन पॉइंट वन टू का हल है। देखिए, दो विद्युत रोधी आवेशित गोले ए और बी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 50 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया मीटर। इन पर पृथक्कृत आवेश हैं और इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? तो दोनों पर आवेश का मान है, एक गोला QA है और दूसरा गोला QB है। दोनों पर आवेशों का मान उतना ही है, 6.5 और इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो अगर इनकी त्रिज्याओं को हम नगण्य माने तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो हम ज्ञात कर लें। तो F बराबर क्या हो गया? 1/4πε0, ये QA इंटू QB और बाई R², ये हुआ 9 इंटू 10⁻9 और QA हो गया 6.5 इंटू 10⁻7 और QB हो गया 6.5 इंटू 10⁻7 और बाई R², R हुआ हमारा 50 इंटू 10⁻2 और इसका वर्ग हो गया। इसे कैलकुलेट हम लोग कर लें। कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए 1.52 इंटू 10⁻², ये न्यूटन। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट ये कहा जा रहा है, बी पार्ट में, कि यदि आवेशों की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, मतलब QA जो है ये इसको दुगना कर दिया जाए। अब जैसे जो हमारा Q1 अगला मान लीजिए जो हम ले रहे हैं, तो Q1 क्या हो जाए? ये QA का दुगना हो जाए, आवेशों की मात्रा दुगनी। ऐसे Q2 जो दूसरा आवेश हमारा बने, ये भी QB का दुगना हो गया। और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो जो नया हमारा दूरी R1 मान लेते हैं, ये दूरी कितनी हो जाए? R का आधा हो जाए, R/2 हो जाए, दूरी आधी कर दी जाए। तो प्रत्येक गोले पर कितना बल कार्य करेगा? प्रत्येक गोले पर लगने वाला बल हम ज्ञात करते हैं। सूत्र हमारा वही लगना है, 1/4πε0। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए 1/4πε0। अब नए आवेशों के लिए Q1 Q2 बाई R1², हमने इनके बीच की दूरी R1 ली है। तो अब Q1 हमारा कितना है? 2 QA लिख दिया। Q2 कितना है? 2 QB, ये लिख दिया। बाई R1 कितना है? R/2, तो R/2 का क्या हुआ? होल स्क्वायर हो गया। ये देखते हैं हम, 2 दूना 4 ये हो गया, और ये आपका 2 का वर्ग ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 चौका 16, ये हुआ हमारा 16 इंटू 1/4πε0, ये हुआ हमारा QA QB और बाई R²। ये मान हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से आप देखिए, और ये हमारा आया है वैल्यू कितना? 1.52 इंटू 10⁻⁻2, ये न्यूटन। तो इसका एक्चुअली क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। पहले बल का कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। और इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो
तो ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए 0.243 न्यूटन। 1.13, देखिए मान लीजिए कि जो भी सवाल हम लोगों ने 1.12 लगाया है में गोले ए तथा बी की साइज में सर्वसम है, मतलब दोनों बराबर साइज में हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले से संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा दिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। देखिए जब गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है, इसी को हम लोग समझते हैं। सवाल यही है 1.12 का ही केवल स्थानांतरण कराया जा रहा है, तो ये समझते हैं। 1.13 का हल हम लोग देखते हैं। तो 1.13 में हम देखते हैं कि प्रारंभ में ए और बी, इन पर जो आवेश का मान है ये बराबर है। मान लेते हैं ये Q1 और Q2 है। इन पर आवेश का मान कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब एक तीसरा गोला जो कि Q3 है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर आवेश का मान कितना है 0 है। ये पहले ए के संपर्क में लाया जाता है, तो ए के संपर्क में लाने पर आवेश Q3 को Q1 का मतलब ए के संपर्क में लाने पर आवेश, अब इन दोनों के आवेशों का माध्य हो जाएगा। मान लेते हैं अगर इस आवेश को हम Q1 डैश लेते हैं तो ये हो गया हमारा Q1 प्लस Q3 और बाई 2। तो Q1 आपका हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7, Q3 आपका 0 है और बाई 2 है। तो इस तरह से Q1 डैश हमारा कितना हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब बी के संपर्क में इसको लाते हैं, तो जब बी के संपर्क में लाते हैं तो बी पर भी आवेश है। पुनः बी का मतलब Q2 के संपर्क में लाने पर, इसके संपर्क में लाते हैं, मान लेते हैं कि अब इस पर जो आवेश आ रहा है ये Q2 डैश आ जा रहा है। तो Q2 डैश का मतलब हुआ कि हम Q2 के संपर्क में लाए हैं किसको Q1 डैश। अब Q1 को ला रहे हैं तो Q1 डैश इस पर आवेश हो चुका है, तो Q1 डैश प्लस Q2 और बाई 2 आवेश कितना है Q1 डैश हो गया हमारा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ये Q2 पर आवेश है और पाई 2। तो इस तरह से Q2 डैश हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके इनका आधा कर लिया जाए, ये हो गया हमारा 4.875 इंटू 10⁻⁻7, इतना कूलाम आवेश, इतना कूलाम ये आवेश हो गया। इस प्रकार ए और बी पर जो नए आवेश हो गए वो क्रमशः आपका कितना हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और
4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब दोनों धनावेशित हैं, इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। अब ए तथा बी गोलों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये लगने वाला प्रतिकर्षण बल ये कितना होगा, ये अगर एफ लेते हैं तो आपका हुआ 1/4πε0 और आपका एक पर आवेश Q1 डैश हो गया, एक पर आवेश Q2 डैश हो गया और बाई इनके बीच की दूरी फिर उतना ही कर दिया जाता है। ठीक है, आर स्क्वायर आर उतना ही कर दिया जा रहा है, बाई आर स्क्वायर 50 सेंटीमीटर की ही दूरी पर कर दिया जा रहा है। तो ये मान हो गया 9 इंटू 10⁹ Q1 डैश हो गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 डैश हो गया 4.875 इंटू 10⁻⁻7 बाई आर स्क्वायर। आर है हमारा कितना, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर थे पहले गोले, तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.50 और इसका वर्ग कर देते हैं। इसको हम लोग सरल करेंगे, ये वैल्यू हमारी आएगी 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा। 1.14 देखते हैं। चित्र में एक चित्र आपको दिया गया है, अपनी किताब में आप देखेंगे, किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पदचिन्ह, ये ट्रैक्स दिखाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह ये लिखना है आपको, तीनों आवेशों के चिन्ह आपको लिखने हैं और इसमें से किस कण का पथ आवेश संगति अनुपात मतलब Q/m ये अधिकतम होगा। तो ये बहुत अच्छा सा सवाल है, ये देखते हैं 1.14। देखिए 1.14 इसको देखते हैं। ये इस तरह से दिया गया है फिगर, जिसमें ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका दोनों प्लेटों के बीच मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हुई। यहाँ आपको डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये इस तरह से डायरेक्शन दिया गया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका ये डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ जो कणों के डायरेक्शन दिए गए हैं वो है एक कण इस तरह से विक्षेपित होते दिखाया गया है, ये आपका पहला। दूसरा कण कम विक्षेपित होते हुए दिखाया गया है, यहाँ से विक्षेपित होते हुए दिखाया गया, कुछ इस तरह से फिगर है इसका। ये दूसरा कण हो गया और जो तीसरा कण है वो इस प्लेट की तरफ दिखाया गया, ये इस तरह से दिखाया गया है। ये आपका तीसरा कण हो गया, ये पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा कण हो गया। अब इन कणों के बारे में समझते हैं। देखिए कण 1 और 2 ये किस प्लेट की ओर झुक रहे हैं,
ये पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक रहे हैं। तो कण आपका 1 और 2 ये कैसे होंगे? ये दोनों ऋणावेशित होंगे क्योंकि ये धन प्लेट की ओर झुक रहे हैं। तो ये कैसे होंगे? ऋणावेशित। ये आपका क्लियर हो गया, ये ऋणावेशित कण होंगे। जबकि कण आपका 3 जो है ये ऋण प्लेट की ओर चूंकि विक्षेपित हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये धनावेशित होगा। ये धनावेशित हो गया, ये आपका ऋणावेशित, ये धनावेशित हो गया। अब देखिए, अगर इन तीनों कणों को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में चलने में t समय लगता है और आवेश का मान Q है, इसमें ये दिया गया है कि तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए, तो चिन्ह आपके हो गए। अब हमें ये ज्ञात करना है Q बाई M किस पर अधिकतम होगा। तो Q बाई M के लिए हम देखते हैं, प्रारंभ में अगर इनका ऊर्ध्वाधर वेग 0 लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में t समय में ये चलते हैं और कणों का जो आवेश है ये Q है और द्रव्यमान ये M है। तो इस कण पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण होगा, त्वरण का मतलब A, आपका A बराबर हो गया F बराबर MA, F बराबर MA, तो A बराबर हो गया F बाई M और F बराबर होता है QE, तो हम QE लिख सकते हैं, QE बाई M। इतना तो इन पर त्वरण होगा। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग को अगर हम 0 लेते हैं तो t समय में विक्षेप, t समय में विक्षेप, कौन सा विक्षेप? ऊर्ध्वाधर विक्षेप, ऊर्ध्वाधर विक्षेप। और ये अगर हम y ले लेते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर विक्षेप y जो होगा वो हमारा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा हाफ, और a की वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं QE बाई M और ये टी स्क्वायर। यहाँ से हम ये देखते हैं कि y जो है इस प्रोपोर्शनल है Q बाई M के। आपका E एक समान है, कांस्टेंट हो गया। T आपका समय लग रहा है, मान लेते T समय में हमने विक्षेप लिया है y के लिए, और आपका y जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया Q बाई M के। अब Q बाई M ये सबसे ज़्यादा कहाँ विक्षेपित हो रहा है? y डायरेक्शन में। तो आप देखिए आपका 1 और 2 इसके रिस्पेक्ट में आपका जो 3 है ये पहले से ही विक्षेपित हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया विक्षेपण। तो चूंकि कण 3 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है, इसलिए Q बाई M का मान अधिकतम होगा। Q बाई M का मान यह विक्षेप के समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं कण 3 का ऊर्ध्वाधर विक्षेप, ऊर्ध्वाधर विक्षेप अधिकतम है, अतः Q बाई M का मान इसके लिए अधिकतम है या अधिकतम होगा। इसी क्रम में 1.15 देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। तो आइए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। वन 1.15 और इसका सलूशन देखते हैं 1.15 का।
एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका जो ई दिया गया है वो ई कितना है 3 × 10⁻³ कैप न्यूटन पर कूलाम, मतलब धन x दिशा में इसका डायरेक्शन है, इस पर विचार करना है। ए है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इसमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ये फ्लक्स का मान किस स्थिति में ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर भुजा, ए का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, YZ तल के समांतर, YZ तल के समांतर। तो YZ तल के समांतर जो सदिश होगा, YZ तल के समांतर जो सदिश होगा वो आपका I डायरेक्शन में होगा। तो I डायरेक्शन का मतलब जो उस पर वेक्टर A होगा वो 10⁻⁻² कैप होगा। ये वेक्टर A का मान हो गया, ये क्षेत्रफल सदिश का मान हो गया। क्या है, YZ तल के समांतर। तो YZ तल के समांतर इसके संगत क्षेत्रफल सदिश जो वेक्टर A होगा वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। जैसे अगर हम डायरेक्शन दिखाना चाहें तो देखिए, अगर आपका YZ तल ये हो गया तो इस तल के इस डायरेक्शन में, और अगर YZ तल हम ये लेते हैं, ऐसे समझिए ये आपका YZ तल हो गया, तो इस YZ तल के x डायरेक्शन में, अक्सर हम लोग Y और Z इस तरह को लेते हैं, इसको ना आप समझिए। तो ये x डायरेक्शन को बताएगा, ये कन्फ्यूज़न करेगा। x डायरेक्शन हम इधर ही अक्सर लेते हैं। अगर इसको Z आप ले रहे हैं और इसको y ले रहे हैं तो ये आपका y डायरेक्शन हो गया, ये आपका z डायरेक्शन हो गया, z डायरेक्शन हुआ, y डायरेक्शन हुआ, ये तल आपका YZ तल हो गया। तो YZ तल के परपेंडिकुलर ये आपका वेक्टर A प्रदर्शित करेगा 10⁻⁻², क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10 10⁻⁻² I कैप, ये मीटर वर्ग मीटर के फॉर्म में हो गया, ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, E डॉट ए। ई की वैल्यू हमारी दी गई है 3 × 10⁻³ I कैप, और A यही डायरेक्शन निकालना ही आपके लिए मुख्य सवाल है, 10⁻⁻² I कैप। I डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो 3 और ये 10⁻⁻² इसमें से घट गया तो इंटू 10 हो गया, I डॉट आई 1 हो गया, तो कितना हो गया 30, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आपका ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश पर झुका हो। अभिलंब जो है वो x अक्ष से 60 अंश पर झुका हो, ये आपका 60 अंश हो। तो अगर 60 अंश पर झुका दिया जाए तो थीटा आपका कितना हो गया, थीटा हो गया 60 अंश। यहाँ फाई ई बराबर हो गया ई डॉट ए का मतलब हो गया ई ए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ई की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻³ इंटू ए की वैल्यू 10⁻⁻²। अब डायरेक्ट ई डॉट ए, इनको बीच का डायरेक्शन दिया गया है तो आई कैप नहीं लेंगे, तो इसका केवल परिमाण लेंगे, तो परिमाण के रूप में हमने लिख दिया, और इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है 1/2,
तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 1/2, 30 इंटू 1/2 कितना हो गया 15, 30 इंटू 1/2 हो गया हमारा 15। मात्रक आपका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए 1.16 जो है वो इसी पर आधारित सवाल है। अभ्यास 1.15 के एक समान वैद्युत क्षेत्र का भुजा, एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अब की बार इस प्रश्न में है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका ई दिया गया है और भुजा ये 20 सेंटीमीटर दे दी गई है और नेट फ्लक्स, इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मान ये ज्ञात करना है। तो 1.16 देखते हैं। ये है 1.16, इसका हल देखते हैं। देखिए डायरेक्शंस जो दिए गए हैं वो कुछ इस क्रम से हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ये 20 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है, ये इस तरह से ले लेते हैं। ये हो गया आपका, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, ये चलिए वाई डायरेक्शन ले ले रहे हैं और ये हमारा जेड डायरेक्शन हो गया। और एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए ये तल हमारा हुआ, ये जो हुआ ये तल हुआ और ये तल हुआ। इस तल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है ये हमारा ई हो गया, ये वेक्टर ई हो गया। इस तल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन ये होगा, और इस तल का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन ये ए होगा। यहाँ जो ई का मान दिया गया है, ई ये वैल्यू है हमारी 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। आई कैप का मतलब हुआ कि धन एक्स, मतलब एक्स दिशा के समानांतर है। अब जो ये दोनों पृष्ठ हैं जो हमने छायांकित दिखाया है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला बल रेखाएं जो हैं ये सबसे ज़्यादा होंगी। छायांकित इसके बल रेखाएं, ये जो छायांकित पृष्ठ हैं इसके लंबवत गुजरेंगी, सबसे ज़्यादा बल रेखाएं इसी से गुजरेंगी। बाकी के जो चारों पृष्ठ हुए ये आपके, ये पृष्ठ इसके पीछे का और तल का और इसके ऊपर का, मतलब तली का और इसके ऊपर का, इन चारों पृष्ठों से कोई भी बल रेखाएं गुजरेंगी नहीं। तो शेष चारों पृष्ठों, ये जो छायांकित है इसके अतिरिक्त शेष चारों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये शून्य होगा। तो सिर्फ हमारे यही दोनों पृष्ठ हुए। अब देखिए आपके बाएं ओर और दाएं ओर, तो दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर फाई आर से हम इसको लिख देते हैं तो ई डॉट ए हो गया हमारा ई ए कॉस 0, क्योंकि यही पृष्ठ भी आपका है, इस पृष्ठ के लंबवत आपका ए हो गया और ई का भी डायरेक्शन यही है, दोनों की डायरेक्शन समान है इसलिए 0 डिग्री हुआ और कॉस 0 का मान आपका 1 हो गया, इसलिए सबसे अधिकतम आपका ई ए ये गुजरेगा। अब इसी तरह से बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम फाई एल से ले लेते हैं तो फाई एल का मतलब हो गया ई डॉट ए, और ई डॉट ए का मतलब हुआ ई ए कॉस 180 अंश। यहाँ देखिए ए का डायरेक्शन ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो इस तल बाएं तरफ जो छायांकित तल है इसका लंब वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर ये किस डायरेक्शन में है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्स डैश डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इस तरह से ये है 180 अंश का मान -1 होगा, और माइनस ई ए ये इसकी वैल्यू हुई। अतः घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना हो गया, फाई। ये फाई कितना हो गया, राइट साइड से जो गुजर रहा है और लेफ्ट साइड से गुजर रहा है। बाकी का हमने चारों का आपको बता दिया है। चारों अन्य पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। राइट साइड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई ए, लेफ्ट साइड से गुजरने वाला, लेफ्ट साइड से गुजरने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स -E A, और इस तरह से ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो नेट जो वैल्यू होगा इस घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा, वो कुल 0 होगा। किसी 1.17 ये है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, यहाँ दिया गया है नेट फ्लक्स का मान, आइए देखते हैं। वन पॉइंट 1.17 का हल देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स का मतलब फाई ई, ये फाई ई आपको दिया गया है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। इसका ए पार्ट है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। तो बॉक्स के भीतर का हम नेट आवेश देखते हैं। बॉक्स के भीतर नेट आवेश अगर Q है तो फाई ई इक्वल्स टू बी, ये गॉस का प्रमेय लगाते हैं, ये होता है हमारा Q/ε0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं Q का मान ये फाई ई और इंटू ε0। फाई ई का मान हो गया 8.0 इंटू 10⁻³ और इंटू ε0 का मान हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हम लोग प्राप्त करेंगे 70.80 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और इसे हम लिख सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलाम। इसका बी पार्ट देखते हैं। यदि बॉक्स के पृष्ठ पर नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, इसका मतलब नेट बहिर्मुखी फ्लक्स जो है ये 0 है। फाई ई की जो वैल्यू है ये फाई ई ये आपका 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्यों अथवा क्यों नहीं। अब देखिए, अगर फाई ई की वैल्यू 0 है तो इंटीग्रेशन ऑन द क्लोज सरफेस ये E.dA ये वैल्यू कितनी है, Q/ε0, ये गॉस प्रमेय बताता है। और हमें ये दिया गया है फाई ई की वैल्यू 0, यही वैल्यू है हमारी फाई ई इक्वल्स टू बी E.dA, और फाई ई की वैल्यू हमारी 0 है। तो फाई ई की मतलब ये पूरी वैल्यू हमारी 0 है,
तो एप्साइलन ज़ीरो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यू बंद पृष्ठ के भीतर आवेश है, इसका अर्थ है यहाँ से Q का मान ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का जो बीजगणितीय योग होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ धनात्मक आवेश हों और कुछ ऋणात्मक आवेश हों, और इस तरह से जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश का मान कितना होगा, ये शून्य होगा। 1.18 होगा हमारा। चित्र में दर्शाए अनुसार, किताब में देखिए एक चित्र बनाया गया है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर पर कोई +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? ये वैद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात करना है, ये देखते हैं। आइए अगला सवाल। 1.18 इसका हल हम लोग देखते हैं। एक ये इस तरह से दिया गया है, वर्ग A B C और ये D है। 10 सेंटीमीटर ये है आपका, और 10 सेंटीमीटर यह भी है। 10 सेंटीमीटर ये वर्ग का केंद्र है। इस केंद्र से कुछ ऊंचाई पर आवेश दिया गया है। कितनी ऊंचाई पर? ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर केंद्र से Q आवेश का मान दिया गया है 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रोकूलाम ये आवेश दिया गया है, वो भी पॉजिटिव में रखा गया है। वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे नहीं 10 माइक्रोकूलाम ये आवेश, वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का परिमाण आप जान रहे हैं कि जो वर्ग होगा उस वर्ग में फलकों की संख्या होगी 6। वर्ग में फलकों की संख्या 6 होगी। तो इस तरह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? एक्चुअली 6πe। ये 6 पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 6πe हुआ। अगर हम 6πe लेते हैं तो ये हो गया हमारा Q/ε0। इसलिए घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला वर्ग को किसी घन का फलक अगर मान लेते हैं तो इस तरह से वर्ग का जो एक पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ ये घन का एक फलक हुआ। तो घन के एक फलक, घन के एक फलक, घन का एक फलक का मतलब हो गया ये वर्ग का पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स आपका φe हो गया, φe हो गया Q/6ε0। और आपको Q की वैल्यू दी गई है। देखिए कहीं भी इस तरह का जब सवाल आएगा कि हम एक पृष्ठ दे दिए हैं और इस पृष्ठ से ये 10 सेंटीमीटर ऊपर ये कोई आवेश आपका Q हो गया, 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश ये +10 माइक्रोकूलाम हुआ। तो अब अगर इसी पर हम यहाँ ऐसे ही एक वर्ग ले लेते हैं तो उस वर्ग का आप देखिए, चूँकि 10 सेंटीमीटर भुजा दी गई तो 5 सेंटीमीटर उसका मध्य बिंदु हुआ, और ये जो वर्ग होगा इस ऐसे ही 6 फलक होंगे और इस 6 फलक मिलकर के एक घन बनाएंगे। तो इस घन के 6 फलकों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 6 का। इस तरह से एक फलक से गुजरने वाला जो कि ये आपको दिया गया है एक वर्ग का पृष्ठ होगा, ये आपका हो गया Q/6ε0। इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। Q की वैल्यू हो गई हमारी
10 माइक्रोकूलाम है तो 10 इंटू 10⁻⁻6 ये पॉजिटिव में आपका है बाई 6 और एप्साइलन ज़ीरो का मान हो गया 8.85 और इंटू 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.883 इंटू 10⁻5। तो अगर लगभग में हम ये वैल्यू लिखना चाहें तो 2 के करीब भी हम लिख सकते हैं, अन्यथा ये 1.8 लिखते हैं। 1.88 इंटू 10⁻5 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये फाई का मान हो गया। 19 है हमारा, 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? तो आप देखिए, आपका ये Q का मान दिया गया है। Q इक्वल्स टू भी है हमारा 2 माइक्रो कूलाम, 2.0 माइक्रो कूलाम ये है, और 9 सेंटीमीटर घनीय गौसीय पृष्ठ है, तो उसकी भुजा हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर, तो A हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला घनीय, आप लिख सकते हैं घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स किसी एक पृष्ठ से तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू बी गॉस परमेय से Q बाई एप्साइलन ज़ीरो। Q का मान है हमारा 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई एप्साइलन ज़ीरो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और मिलेगा ये 2.26 इंटू 10⁻5 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसी क्रम में 1.20 देखते हैं, ये हमारा होगा 1. कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। देखिए, जो बिंदु आवेश है उस बिंदु आवेश से जो त्रिज्या है उसको केंद्र मान करके त्रिज्या लिया जा रहा है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और जो फ्लक्स का मान है, फ्लक्स का मतलब फाई ई का मान माइनस में है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। इसमें ए ज्ञात करना है, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो चलिए ए देखते हैं, त्रिज्या इस आर को दुगना कर दिया जा रहा है। अच्छा, हम ये सूत्र जानते हैं कि फ्लक्स जो फाई ई का मान होता है ये Q बाई एप्साइलन ज़ीरो होता है। तो इस Q बाई एप्साइलन ज़ीरो में जैसे बिंदु आवेश के चारों ओर अगर एक गौसीय पृष्ठ हम गोलीय गौसीय पृष्ठ हम खींचते हैं तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ये फाई ई इक्वल्स टू बी Q बाई एप्साइलन ज़ीरो। तो इसमें कहीं आपकी त्रिज्या नहीं आ रही है। त्रिज्या ना आना यह बता रहा है कि जो गुजरने वाला गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा ये पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर पृष्ठ की त्रिज्या पर ये निर्भर नहीं कर रहा है तो वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई का मान कितना होना चाहिए, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, उतना ही होगा। बी इसमें है,
बिंदु आवेश का मान क्या होगा, मतलब Q का मान क्या होगा, Q आपको ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर फाई ई इंटू एप्साइलन ज़ीरो। फाई ई हमारा होगा -1.0 इंटू 10⁻³ और एप्साइलन ज़ीरो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये वैल्यू हमारी हल करने पर आनी चाहिए, -8.851 से सीधे मल्टीप्लाई है इंटू 10⁻⁻9, ये क्या आएगा, कूलाम। माइनस का मतलब हुआ कि आपका जो आवेश होगा वो ऋणात्मक आवेश होगा। हाँ, अगला देखते हैं 1.21, इसका हल देखते हैं। 1.21 का हल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक गोले के अज्ञात परिमाण का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक है तो आपका आर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.10 मीटर। और केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, तो आर आपका हो गया केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.20 ये मीटर हो गया। और वैद्युत क्षेत्र का जो मान है ये ई का मान है, ई है आपका 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये ई कैसा है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो गोले का नेट आवेश आपको ज्ञात करना है, नेट आवेश का मान क्या होगा। तो देखिए एक बिंदु आवेश की तरह ये कार्य करेगा। बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = b 1/4 पाई एप्साइलन 0 और Q बाई ये r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर E इंटू 4 पाई एप्साइलन 0 r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई एप्साइलन 0 r स्क्वायर। मान रख देते हैं, E का मान हमारा कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ ये E का मान हो गया। और 4 पाई एप्साइलन 0 तो 1/4 पाई एप्साइलन 0 होता तो उसका मान 9 इंटू 10⁻9 होता, तो ये हो गया। तो इसका मान हो गया 1/9 इंटू 10⁻9 हो गया। और त्रिज्या आपका, त्रिज्या हो गया 0.20 और इसका वर्ग हो गया। इस तरह से हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंटू ये आपका हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 और इंटू इसे हटा दीजिए, आपका नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 10⁻⁻2 तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हम लिख सकते हैं। और बाई आपका 9, ये 9 खाली बचा। तो इस तरह से इसको हम हल कर दें, आपका हो गया 15 × 60 6 हो गया और बाई 9 हो गया और इंटू 10⁻, ये आपका 9 4 13 हो गया और 13 में से ये 3 निकल गया, माइनस आपका 10 हो गया। तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 हो गया, 2/3 हो गया। और 2/3 का मतलब हो गया 3 × 6 = 18 6.67 और
ये पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट आएगा, 0.667 इंटू 10⁻⁻10, और इसे हम लिख सकते हैं 6.67 और इंटू 10⁻⁻9, ये इतना कूलाम हो गया। चूँकि अंतर्मुखी है, ई का जो दिशा है वो गोले के भीतर जा रहा है, ई का मान गोले के भीतर जा रहा है, फ्लक्स गोले के भीतर जा रहा है, जाहिर है कि क्यू का मान ये ऋणात्मक होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻9 ये कूलाम होगा। इसी क्रम में आपका 22 है, 1.22, 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित गोले के पृष्ठीय आवेश का घनत्व, इसमें पृष्ठीय आवेश का घनत्व आपको दिया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। वन 1.22 का ये सॉल्यूशन आप देखिए, इसका हल देखिए। 2.4 मीटर व्यास, तो गोले का व्यास जो 2r है ये कितना है, 2.4 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे, कितना हो गया, 1.2 मीटर। ये गोले की त्रिज्या हो गई। एक समान आवेशित, ये गोलीय पृष्ठ आवेश घनत्व उसका दिया गया है, आवेश घनत्व उसका है 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा ये हो गया 80.0 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसे हम कन्वर्ट कर दें, 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर में, ये आपका सिग्मा का मान हो गया। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहला ए वाला हमको ज्ञात करना है, गोले पर आवेश। तो आप ये देखिए, गोले पर आवेश आपको ज्ञात करना है। हम सूत्र जानते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू बी होता है क्यू बाई ए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, क्यू बराबर हो गया सिग्मा ए। तो सिग्मा का मान हमको पता है और ए गोला है, इसलिए 4πr², ये हो गया। सिग्मा का मान हमने लिख दिया 80 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 4, पाई का मान हो गया 3.14 और त्रिज्या आपका दिया गया है 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर हो गया। इसमें सारे मान हमने लिख दिए। इसको आप हल करेंगे, आपको मिलना है 1.5 इंटू 10⁻⁻³ कूलाम। आपका ये क्यू का मान निकल रहा है, इसलिए मात्रक इसका कूलाम लिखेंगे। इसमें एक बी पॉइंट है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, ये आपको ज्ञात करना है। तो गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से लिखते हैं। तो फाई ई इक्वल्स टू भी हो गया क्यू बाई एप्साइलन 0। क्यू का मान हमको मिला ही है, ये है हमारा 1.45 इंटू 10⁻³ बाई एप्साइलन 0, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसे हम लोग सॉल्व कर लें, ये होगा हमारा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसी क्रम में हमारा है 1.23 का हल देखते हैं। 1.23 है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व की गणना करनी है। देखिए यहाँ आपका रैखिक आवेश ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपका आर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर का मतलब 0.02 ये हो गया मीटर। 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लिखेंगे ई से, ई हो गया 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ये ई का मान हो गया। हमें रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्ब्डा से लिखते हैं, लैम्ब्डा हमें ज्ञात करना है। तो ई बराबर होता है हमारा λ/2 πε0 r, और यहाँ से हमें लैम्ब्डा फाइंड करना है। तो लैम्ब्डा इक्वल्स हो गया E × 2 πε0 r। ई का मान रख दीजिए, ई हो गया हमारा 9 × 10⁴। अच्छा, यहाँ अगर हम 4 πε0 कर दें तो हमें मान मालूम हो जाएगा। तो 2 से ऊपर हम गुणा कर दें और 2 से नीचे भी गुणा कर दें। ये देखिए, तो 2 से ऊपर गुणा करने पर ये आपका हो गया 2 × 2 πε0 और ये r, ये देखिए r का मान है हमारा 0.02 और ये आपका देखिए 4 πε0 हो गया। तो 4 πε0 का हम मान लिखते हैं। 4 πε0 का मान 1/, हो गया 9 × 10⁹। यहाँ से क्या हुआ, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये कैंसिल हो गया 0.01 और ये 10⁹ ये ऊपर चला गया। इसको हटा दीजिए तो 2 0 और हो गया, तो 9 और 2 ये 11 हो गया और 11 ये ऊपर चला गया, -11 में से 4 आपका निकल गया, 7 बचा। कितना बचा, 10⁻⁻7 और इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर। ये रैखिक आवेश घनत्व है इसलिए कूलाम प्रति मीटर ये होगा इसका मान। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1.24। इसका हल देखते हैं। 1.24 है हमारा, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों तथा प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और सी है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। तो ये देखिए 2 प्लेटें हैं। सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका एक प्लेट मान लेते हैं और ये आपका दूसरा प्लेट मान लेते हैं। दोनों प्लेटें ये सन्निकट हैं और ये दिया जा रहा है, ये मान लिया कि पहली प्लेट है और ये आपकी दूसरी प्लेट है। और इन दोनों पर क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत होने का मतलब कि एक पर पॉजिटिव अगर चार्ज है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। चलिए ये हो गया। और इसका जो परिमाण है पृष्ठ आवेश घनत्व का, ये सिग्मा से लिखते हैं। ये आपको दिया गया है 17.0 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का मान आपको दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए ज्ञात करना है पहली प्लेट के बाह्यतः क्षेत्र में। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये हम पहली प्लेट ले रहे हैं। पहली प्लेट का बाह्य क्षेत्र आपका ये हुआ। यहाँ कोई भी बिंदु हम P ले रहे हैं। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है।
तो पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये प्लस है, इसलिए जो E1 होगा उसकी दिशा ये बाहर की ओर हुई। और इस माइनस प्लेट मतलब दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डायरेक्शन ये होगा, ये आपका E2 हुआ। तो इस पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1, ये आप लिख लीजिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, E1 हो गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और ऐसे ही दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर ये आपकी E2 होगी, ये भी उतना ही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत है। अब चूंकि दोनों का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये कितना हो गया 0। तो पहले प्लेट के बाह्यतः क्षेत्र में इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। इसका B वाला पॉइंट देखते हैं, दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो दूसरे प्लेट का बाह्य क्षेत्र, ये दूसरा प्लेट हुआ, इसका बाह्य क्षेत्र ये हम Q ले रहे हैं या P डैश ले रहे हैं, एक तरफ P हो गया तो एक तरफ P डैश ले रहे हैं। इस माइनस के कारण माइनस की ओर होगा, मतलब ये E2 का डायरेक्शन हो गया। और इस प्लस प्लेट, पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र ये बाहर की दिशा में होगा, तो ये आपका E1 हो गया। यहाँ भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और मान आपका उतना ही होगा जितना कि E1 और E2 का मान होगा, चाहे इस P डैश पे लिया जाए, चाहे P पर लिया जाए या P डैश पे लिया जाए। तो यहाँ भी आपका E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। और हम लिख सकते हैं कि P डैश बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये भी होगा आपका E इक्वल्स टू बी वही E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 आप यही मान रख दीजिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और यह भी आपका 0 होगा। तो प्लेटों के बाहर, चाहे पहले प्लेट के बाहर लिया जाए चाहे दूसरे प्लेट के बाहर लिया जाए, वैद्युत क्षेत्र का मान ये 0 होगा। अब इसका C पॉइंट है, C है हमारा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E का मान परिकलित कीजिए। तो प्लेटों के बीच में यहाँ Q अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, इन प्लेटों के बीच में Q कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ये होगा, ये आपका E1 हो गया पहले प्लेट के कारण। तो ये आपका पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। और दूसरे प्लेट के कारण भी इसका डायरेक्शन यही होगा, ये आपका E2 हो गया। E2 और E1 का डायरेक्शन ये दूसरे प्लेट की ओर होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए Q बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों के योग के अब की बार बराबर होगा। यहाँ E1 प्लस E2 के बराबर होगा, और E1 प्लस E2 का मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 E1 है, और वही मान इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ है। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान आपको यहाँ दिया गया है 17.0 इंटू 10⁻⁻22, और बाई एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसे सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करने पर ये हमको मिलेगा वैल्यू 1.92 इंटू 10⁻⁻10 क्या न्यूटन पर कूलाम। ये बिंदु C पॉइंट था आपका, बिंदु Q पर दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा।
अब देखिए इसके बाद आपके एनसीईआरटी के अतिरिक्त प्रश्न शुरू होते हैं। ये अतिरिक्त प्रश्न हम आपको अगले भाग में देंगे, इसके अगले क्रम में आपको हम देंगे। तब तक के लिए ये एनसीईआरटी के सवालों को आप लोग नोट्स कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और अतिरिक्त प्रश्न के लिए हम अगली वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद।